आज ये स्पेशल क्लास है ज्योग्राफी ऑप्शनल का जिसमें एक स्पेशल चैप्टर डिस्कस करेंगे हम। इस चैप्टर का नाम है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जैसा आप बोर्ड पे लिखा देख रहे हैं, ये डायरेक्टली किसी सिलेबस में मेंशन नहीं होता, ना यूपीएससी में, ना बीपीएससी में, ना ही उत्तर प्रदेश पीसीएस में। फिर भी इस चैप्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है भूगोल का उत्तर लिखने में। अभी मैं जस्ट बात कर रहा था कि यदि आपने हिस्ट्री कभी पढ़ा हो, सब लोग पढ़ते हैं इतिहास, हर एक बच्चे को पढ़ना पड़ता है क्योंकि इतिहास जो है कंपटीशन का सबसे बड़ा कंपोनेंट है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रेसिपी है, इतिहास के बिना अधूरी है। तो इतिहास में बच्चे जरूर पढ़ते हैं पाषाण काल, स्टोन एज, उसमें पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक बोलते हैं, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक, नव पाषाण काल, नियोलिथिक। उसके बाद पढ़ते हैं वैदिक काल या सिंधु घाटी का काल, फिर वैदिक में उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और भी तरीके से बच्चे बांटते हैं। धातु युग, पहले पाषाण युग, फिर धातु युग, धातु में ताम्र, ताम्र पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग, और अभी हम जी रहे हैं प्लास्टिक युग में। ऐसे लौह युग में ही है। तो जिस तरह इतिहास में हम युगों में बांट के पढ़ते हैं, वैसे ही पृथ्वी का भी अपना इतिहास है। और पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है, उसके लिए एक सारणी बनाई गई है जो पूरे दुनिया में मान्य सारणी है। सबसे पहली बात कि जब सिलेबस में सीधा नहीं लिखा हुआ है और आप इतने दिन से टाल रहे हैं, तो क्यों पढ़ें? पढ़ के क्या लाभ होगा, ये जानना बहुत जरूरी है, तभी त्यागी जी के उद्देश्य को समझेंगे हम। देखिए, है क्या ये? ज्योग्राफी का बेस है ये। ज्योग्राफी में प्रारंभ में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता था, भू मना पृथ्वी और गोल मना अध्ययन होता था। जियो मतलब पृथ्वी, अनग्राफी मतलब टू स्टडी। तो पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी का जन्म से लेकर अब तक का जो इतिहास है, जिसको हम पृथ्वी का भूगर्भीय इतिहास कहते हैं, तो दरअसल ये जो चैप्टर है ये पृथ्वी का भूगर्भीय इतिहास है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि जब अपनी मदर अर्थ जन्मी, तो जन्म से लेकर आज जब ये युवा अवस्था में है, एक दिन ये भी प्रौढ़ावस्था में चली जाएंगी माता रानी। तो जन्म जो हुआ पृथ्वी का, तब से लेकर अब तक कितनी उम्र हुई पृथ्वी का? ऐसे उम्र पूछते नहीं है किसी का, लेकिन यहाँ पे उम्र बताना पड़ेगा कि 4.5 अरब बरस की हो गई है हमारी पृथ्वी माता। तो अपनी धरती माता जो है 4.5 अरब वर्ष की हो गई हैं। आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले इनका जन्म हुआ, इनकी उत्पत्ति हुई, तब से अब तक क्या चेंजेस आए। जब ये शैशवावस्था में थी तो क्या चेंजेस आए, फिर जब ये एडोलोसेंस में आई, टीन एज में आई, चाइल्ड एज में, शैशवावस्था में आई, फिर चाइल्ड एज में आई, फिर एडोलोसेंट में आई, फिर ये अभी प्रॉड एज में आ गई हैं, अडल्ट हो गई हैं, मैच्योर हो गई हैं। पूरे कॉन्टिनेंट और ओशियंस अपने सही मुकाम पे आ गए हैं इनके। तो पूरी कहानी है धरती की इसमें, और इस कहानी के कई आयाम हैं। जन्म से लेकर अब तक जो मदर अर्थ है, उसमें दो तरह के चेंजेस आए। ठीक है, दो तरह के चेंजेस आए मदर अर्थ पर, धरती माता पर। जो चेंजेस आया अर्थ पर, दो तरह के चेंजेस क्या आए? एक आया बायोलॉजिकल चेंजेस, जैविक परिवर्तन हुआ, और दूसरा आया अजैविक परिवर्तन। तो बायोटिक चेंजेस और एबायोटिक चेंजेस आए अर्थ पर। एबायोटिक चेंजेस में क्या चेंजेस आया अर्थ पर? तो लिथोस्फेयर का निर्माण हुआ, हाइड्रोस्फेयर का निर्माण हुआ,
वही एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ, और फिर जब ये तीनों बन गया तब फिर बायोस्फीयर का निर्माण हुआ। तो निर्माण के इस क्रमिक अवस्था को अध्ययन की सुविधा से अलग अलग समयावधि में बांटा गया, और ये समयावधि MYA है, मिलियन ईयर्स अगो। 4.5 अरब वर्ष के काल को मिलियन ईयर्स एगो के रूप में डिवाइड किया गया, करोड़ों वर्षों का एक समयावधि कालखंड में बांटा गया। और बांटने के लिए जो ये बांटने की जो शुरुआती दौर में जो बांटने का ये प्रक्रिया शुरू हुआ, इसमें दोनों बात को ध्यान में रखा गया। एक, जो इनमें एबायोटिक चेंजेस आए, चट्टानों का निर्माण, रॉक लिथोस्फीयर का मतलब क्या, चट्टानों का जो निर्माण हुआ, क्रस्ट का जो निर्माण हुआ, एवोल्यूशन ऑफ द क्रस्ट। महासागरों सागरों का निर्माण हुआ, वायुमंडल का निर्माण हुआ, और इन दोनों के कारण ही कॉन्टिनेंट बने और ओशियन बने। तो इनसे संबंधित कुछ तकनीकी शब्द, कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज आपको पढ़ना पड़ेगा, और वही टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो है इस चैप्टर से आपको मिलेंगे, इसलिए ये चैप्टर महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी मदद से हम पूरी धरती का जीवन समझ सकते हैं। सबसे पहले 4.5, मतलब हमारे पास बजट कितने का है, हमारा 4.5 अरब वर्ष का है। यही उम्र है हमारी मदर अर्थ का। यही बटेगा पहले बड़े खंडों में, फिर उपखंडों में, फिर अन्य उपखंडों में, यही 4.5 अरब वर्ष बटेगा। इसको सबसे पहले जिस खंड में बांटा जाएगा उसके लिए टर्म यूज किया जाएगा, जैसे सबसे बड़ा यूनिट ऑफ द टाइम जो है, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द टाइम को एरा कहा गया। एरा, ठीक है, एरा, कल्प। कल्प से भी पहले था जिसको महाकल्प कहा गया। तो सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को बड़े भागों में बांटा गया जिसको इराज कहते हैं, और इराज को भी इयोन में बांटा गया था, इयोन में। तो क्या है ये इराज, इयोन, पीरियड, इपॉक, क्या है ये सब के सब? इसको मैं थोड़ा सा एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके सामने रख दूं, और आप कोशिश करना समझने का कि सबसे पहले जब धरती आग का गोला थी, बिल्कुल आग का गोला थी जब धरती, तो उस टाइम से लेकर के अब तक को कुल मिला के जो कल्प में बांटा गया है, इरा में बांटा गया है, उस इराज को कहते हैं, 4 भाग में बांटते हैं मेनली इराज को। एक को कहते हैं आर्कियोजोइक एरा, आर्कियोजोइक एरा। दूसरे को कहते हैं प्रोटेरोजोइक एरा। तीसरे को कहते हैं मेसोजोइक एरा, और चौथे को कहते हैं सेनोजोइक एरा। ये 4 एरा जो बटा है, आर्कियोजोइक, मेसोजोइक, ठीक है, ये एरा है। एरा का जो डिवाइडेशन है टोटल 4 भाग में बांटा गया है, 4 इराएं हैं। इरा से पहले इयोन है, देख लो, ध्यान देना पहले। अभी अभी ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बड़ा टेक्निकल चैप्टर है इसलिए बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होके माथा फोड़ लेते हैं, सर हमको नहीं पढ़ना ये, तो रहने दो, जब डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आएगा ना तो क्या पढ़ना है इसको सर, रहने दो ना, हमको याद नहीं हो रहा है। रटना नहीं है पहली बात। तो पहले महाकल्प में बांटा गया जिसको इयोन कहते हैं, ठीक है, इयोन कहते हैं। एक था हाइडियोन, एक था आर्कियोन। हाइडियोन और आर्कियोन नाम से इयोन में बांटा गया जिसको महाकल्प कहते हैं। तो हाइडियोन और आर्कियोन, पूरा का पूरा जो डिवाइडेशन था वो हाइडियोन था और आर्कियोन था। और फिर आर्कियोन वाला जो टर्मिनोलॉजी आया उसके लिए टर्म बांटा गया, डिवाइड किया गया,
उसको फिर डिवाइड किया गया, क्योंकि हेडियोन जो था उसको उसमें उसमें कोई युग नहीं है। उस समय पृथ्वी गर्म मैग्मा की तरह थी, उसमें कुछ ना जीवन का उत्पत्ति हुआ, ना वायुमंडल बने, ना स्थल मंडल बना, ना जल मंडल बना। करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी यूं ही धीरे धीरे ठंडी होती रही, और करोड़ों वर्षों तक जो पृथ्वी ठंडी होती रही, उस एज का कोई ब्यौरा नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको कहते हैं हेडियोन। हेडियोन पहला महाकल्प था और सबसे लंबा महाकल्प था, जब पृथ्वी बहुत गर्म थी, आग तप्त गोए मतलब मैग्मा की तरह थी पूरी पृथ्वी। हेडियोन के बाद आया आर्कियोन, ये पहली चट्टानें थी। आर्कियोन जो था ये पहली चट्टानों वाला टाइम था, जब पहली बार चट्टानों का बनना प्रारंभ हुआ। और जब चट्टानों का बनना प्रारंभ हुआ तो वहीं से एरा शुरू होता है, वहीं से एरा शुरू होता है, और वहीं से जीवन भी शुरू माना जाता है। तो जहां से जीवन शुरू होता है वहां से ही एक तरीके से माना जाता है कि पृथ्वी का इतिहास शुरू होता है। जब तक पृथ्वी पर जीवन नहीं था तब तक पृथ्वी अन्य ग्रहों की तरह थी। तो पृथ्वी पृथ्वी के रूप में तब विकसित हुई जब यहां जीवन आया। और जीवन के लिए एक टर्म यूज होता है जोइक। जोइक, ZOIK जो शब्द है, जोइक का मतलब होता है जीव। और जब एरा बांटेंगे हम, पहले इयोन बांटा मैंने, जिसको महाकल्प कहा। महाकल्प कुछ किताबों में दिया जाता है, कुछ किताबों में नहीं दिया रहता है। महाकल्प में मैंने एक टर्म यूज किया हेडियोन, जिसके बारे में हेडियोन, और हेडियोन के अलावा बाद में मैंने बात किया आर्कियन। तो जो आर्कियन था, आर्कियोन हिंदी में ही लिखते हैं, आर्कियोन, आर्कियोन ही आगे चलकर फिर यहां से जीवन का प्रारंभ माना जाता है। मतलब पूरी तरह से जीवन दिखा नहीं, लेकिन माना जाता है कि धरती पर जीवन को पैदा करने वाली दशाओं का प्रारंभ, यानी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर का निर्माण दूसरे इयोन में प्रारंभ हुआ। और जो दूसरा इयोन था इसको फिर कल्प में बांटा गया। और कल्प जो है वो टोटल 4 कल्प है, 1 2 3 4 कल्प 4 हैं टोटल। और कल्प को जो बांटा गया है, कल्प को, इसी को 4 भाग में बांटा गया है कल्प को। एक को कहा गया है पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक और नियोजोइक। पैलियोजोइक को ही आर्कियोजोइक के नाम से भी जानते हैं, पैलियोजोइक को ही आर्कियोजोइक के नाम से जानते हैं। और जिसको हम प्रोटेरोजोइक और मेसोजोइक कह रहे हैं वही है मेसोजोइक। तो पैलियोजोइक, मेसोजोइक, उसके बाद आता है सेनोजोइक, और तब आता है नियोजोइक। तो जोइक शब्द मतलब जीव होता है, और पैलियो का मतलब होता है प्राचीन, प्रथम। पैलियो का मतलब क्या होता है? PALAEO, पैलियो का मतलब होता है प्राचीन। और जोइक का मतलब होता है जीव। जोइक का मतलब क्या होता है? जीव। तो पैलियो मतलब पुरा, और जोइक मतलब जीव। तो इस कल्प का नाम हो गया पुराजीवी कल्प, पुराजीवी कल्प। और इसके बाद आया मेसोजोइक कल्प। मेसो माना होता है मध्य, और जोइक का मतलब होता है जीव। तो ये हो गया मध्य जीवी कल्प, मध्य जीवी कल्प या जीव। और उसके बाद आता है सीनोजोइक। मेसोजोइक के बाद टर्म आता है सीनोजोइक। अब ये सेनोजोइक क्या है? सेनोजोइक, और सेनोजोइक के बाद लास्ट में आता है जिसको आप कहते हो नियोजोइक। तो सीनोजोइक और नियोजोइक, सीनोजोइक टर्म को ही कहीं कहीं पर यूज किया गया है। सीनो का मतलब भी नवीन ही होता है, और नियो का मतलब होता है नवीन में भी नवीन, हाँ, सबसे नियोएस्ट। तो अभी जो जीव कल्प चल रहा है वो नियोजोइक चल रहा है। हम किस एरा में हैं? हम नियोजोइक एरा में हैं।
हम नियोजोइक एरा में हैं, नूतन जीव कल्प या नवजीव कल्प में हम जी रहे हैं अभी। इससे पहले क्या चल रहा था? ठीक है, ये नवजीव कल्प में थे हम, और उसके पहले क्या था? मध्य जीव कल्प था, और उसके पहले क्या था? पूरा जीव कल्प था। अब इसके ईयर्स को याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि कब से कब तक क्या था, क्योंकि ये सब के सब MYA में चलेगा, मिलियन ईयर्स एगो में चलेगा। और अभी जिसमें है इसी को फिर आगे बांटेंगे। जैसे ये डेड था हेडियोन, और आर्कियोन जिंदा था, तो आर्कियोन को हमने 4 युग में बांट लिया। शुरुआत का जीव कल्प, इस टाइम पे क्या हुआ था जब शुरुआती दौर था, तो इसको हम आर्कियोजोइक कल्प भी कहते हैं। ये जीवन के शुरुआती दशाओं को प्रारंभ करने वाला कल्प था, आर्कियोजोइक कल्प। तो क्या हुआ इस कल्प में? ऐसा माना जाता है कि इस कल्प में लिथोस्फीयर बनना शुरू हो गया था। शुरुआती चट्टानें, मैग्मा जमने लगी थी, वाटर साइकिल शुरू हो गया था, एटमॉस्फेयर अस्तित्व में आ गया था, और वर्षा शुरू हो गई थी, और धरती का ऊपरी परत जल्दी जल्दी ठोस हो रहा था। महासागर और महाद्वीप बनना प्रारंभ हो गया था। यानी महासागर और महाद्वीप जिस युग में बना, सॉरी जिस एरा में, जिस कल्प में बना, उस कल्प का टेक्निकल नाम क्या है? पैलियोजोइक एरा, महाजीव कल्प, सॉरी पुराजीव कल्प। पैलियोजोइक एरा was the time frame when continents and oceans create हुआ, rise हुआ। ठीक है, एंड आफ्टर पैलियोजोइक एरा जब हम एंटर करते हैं मेसोजोइक में, तो मेसोजोइक का 2 पार्ट है। मेसोजोइक का ही शुरुआती दौर जो मेसोजोइक का है उसको कहते हैं प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक और प्रोटेरा आपने सुना होगा, आप में से जो जानकार बच्चा है, बायोलॉजी का स्टूडेंट है, उसने सुना होगा प्रोटेरा या प्रोटिस्टा सुना होगा। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा सुना होगा आपने, मोनेरा सुना होगा आपने। प्रोटिस्टा, मोनेरा, एमीबा का नाम सुना होगा, पैरामीशियम का नाम सुना होगा, प्रोटोजोआ का नाम सुना होगा। जोआ शब्द जोइक से बना है, जोआ मतलब जीव, और प्रोटो का मतलब होता है आद्य, प्रारंभिक। तो प्रोटोजोआ में प्रारंभिक जीव। तो प्रोटोजोइक एरा was the part of the Mesozoic era. Beginning of the Mesozoic era is called Proterozoic era. That was the phase, that was the time phase जब पहली बार सिंगल यूनिसेलुलर जीव जनरेट हुआ, सेल क्रिएट हुआ प्रोटेरोजोइक एरा में, और प्रोटेरोजोइक एरा आया पैलियोजोइक एरा के बाद। So पैलियोजोइक एरा was the beginning of the life on the earth. That was the phase when oceans and continent create हो रहे थे, महाद्वीप महासागर बन रहे थे, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर क्रिएट हो रहे। That was also the beginning of the origin of the life on the earth ना। यदि महासागर नहीं बनता, यदि स्थलमंडल महाद्वीप नहीं बनते, और यदि एटमॉस्फेयर नहीं बनता, तो जीवन कहां से संभव हो पाता? तो ये भी एक तरह से जोइक था, मतलब जीवन की उत्पत्ति का प्रारंभिक चरण था पैलियोजोइक। एंड व्हाट वाज द मेसोजोइक? मेसोजोइक में बिगिनिंग का पार्ट कहलाता है प्रोटेरोजोइक, एंड प्रोटेरोजोइक वाज द फेज व्हेन प्रोटोजोआ, अमेबा, यूग्लिना, पैरामीशियम जैसे सिंगल यूनिसेलुलर्स जो थे वो जनरेट हुए। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, डार्विन के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, जो जीवन की उत्पत्ति को पृथ्वी के इतिहास के साथ जोड़ के पढ़ते हैं कि कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई। प्रोटेरोजोइक के बाद आता है मेसोजोइक, और मेसोजोइक वो टाइम फ्रेम है जब अदर जो मल्टी सेलुलर जीव भी डेवलप हो चुके थे, कॉन्टिनेंट और आगे चल के डेवलप हो रहा था, मतलब बिगिनिंग फॉर्म, पेंजिया फॉर्मेशन जारी था। अभी तक 7 महाद्वीप नहीं बने हैं। फॉर्मेशन ऑफ द पेंजिया एंड फॉर्मेशन ऑफ पैंथालासा वाज गोइंग ऑन, एंड देन सेनोजोइक आया। सेनोजोइक में भी पैंथालासा और पेंजिया क्रिएट ही हो रहा था।
ये लंबी समय अवधि थी, यूनिसेलुलर का काल था और बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही कहीं कहीं डेवलप हो पाए थे, जीवन उतना विकसित नहीं हो पाया था। और तब आता है नियोजोइक। नियोजोइक एरा जो है वो सबसे लेटेस्ट एरा है, जिसको आप जैसे सीनोजोइक को कहते हैं अभिनूतन, नूतन से पहले का काल, अभिनव जीवन का कल्प कहते हैं सीनोजोइक को। और सीनोजोइक के ऊपर आता है जिसको हम कहते हैं नियोजोइक। अब ये जो एरा है, इस एरा को बांटा जाता है इपॉक में, और इपॉक बढ़ता है पीरियड में। ठीक है, एरा तक तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आ गया हो। एरा फिर किस में बढ़ता है? एरा बढ़ता है इपॉक में। क्या है ये इपॉक? इपॉक शब्द का हिंदी होता है युग। इपॉक का हिंदी क्या होता है? युग। जैसे एरा को कल्प कहते हैं तो इपॉक को युग कहते हैं। महाकल्प सबसे बड़ा समयावधि है जिसको इयोन कहते हैं। ठीक है, EON, इयोन कहते हैं इसको। और उससे छोटा है एरा, एरा से छोटा है युग, और युग से छोटा है पीरियड। तो पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको शक कहते हैं। ठीक है, पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट है। युग में ज्यादा युग नहीं है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है और क्वार्टरनरी है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी, ये युग का डिवाइडेशन है। और ये जो चार युग बटे हैं ना, चार युग, ये सब किसके बटे हुए युग हैं? तो ये सब के सब बटा है इसी एरा में से, जो नियोजोइक एरा है। नियोजोइक एरा को बांटा गया है फिर किस में? इपॉक में, युग में। और टोटल कितने युग में बटा है नियोजोइक एरा? किसी को कुछ पूछना है क्या? तो जो नियोजोइक एरा है, इसको फिर चार इपॉक में बांटा गया है। एक इपॉक का नाम है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एज, प्राइमरी युग। सेकेंडरी है, टर्शियरी है और क्वार्टरनरी है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। सबसे नया युग कौन है? क्वार्टरनरी युग, जिसको आप प्राथमिक कह सकते हैं। प्राथमिक युग, द्वितीयक युग, तृतीयक युग और चतुर्थक युग। जो हिमालय बना था वो चतुर्थक युग में बनी हुई संरचनाएं शिवालिक हैं। चतुर्थक युग में बना है, चतुर्थक युग में बना है हिमालय। क्वार्टरनरी एज में बना हिमालय का जो मलबा है, मैदान जो है गंगा यमुना का मैदान, वो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये क्वार्टरनरी में बना है। और जो हिमाद्री शिवालिक देखते हैं, हिमाद्री और हिमाचल देखते हैं, वो टर्शियरी में बना है। यानी टर्शियरी और क्वार्टरनरी ये नए एज हैं, नए युग हैं। ठीक है, नए युग हैं। और सबसे पुराना युग कौन है? प्राथमिक युग, द्वितीयक युग, और ये नए युग हैं तृतीयक और चतुर्थक। अब इन युगों को अलग अलग काल में बांटा गया है। हर एक युग के अपने पीरियड, हर एक युग के अपने पीरियड हैं। जिनको भी वॉइस प्रॉब्लम हो ना, प्लीज आप ऐसा करना, एक बार क्लास को लीव करो और फिर से क्लास को ज्वाइन कर लो। यदि मान लो आज आपको ये पूरा का पूरा सिस्टम समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, एक बार में यदि समझ में आ जाए तो फिर कहेगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो मेरे पास ना इससे रिलेटेड बहुत सारे ट्रिक एंड टेक्निक्स हैं समझाने के, और भी अभी मैंने ढूंढा नहीं है, ये तो मैं अपने अपने माइंड से बता रहा हूँ डायरेक्टली, एक ही बार में सीधे। ठीक है, आगे मैं जरूर बताऊंगा आपको, बता के पूरा जो टॉपिक्स है एक बार ढूंढूं मैं। पुरानी किताबें सब के सब आगरा रह गई हैं, मेरी मेरी कॉपियां, मेरे नोट्स बहुत सारे आगरा रह गए हैं, संकल्प आगरा में। तो जरूर मैं आपको बता दूंगा अगले पॉइंट्स पे। चलिए, तो मेरी बातें आपसे हो रही थी इस मुद्दे पर कि इस नियोजोइक को फिर बांटा गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और
क्वाटरनरी में। आप कहेंगे कि क्या ये मेसोजोइक, पैलियोजोइक, ये सब में कोई युग नहीं था, तो इसमें कोई इपोक नहीं था? हाँ है ना, इपोक है। ऐसा माना जाता है कि पैलियोजोइक एरा जो था, उस समय जो इपोक चल रहा था वो प्राइमरी इपोक का ही पार्ट था। ठीक है, तो नियोजोइक तक वही चलता रहा। नियोजोइक में ही सेकेंडरी आया, टर्सरी आया और क्वाटरनरी आया। मैंने पहले कहा इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है, तो कौन इंपॉर्टेंट है भाई? अब आएगा इंपॉर्टेंट पर्सन। इंपॉर्टेंट कौन है अभी पता चलेगा। जिस तरह पहले आपने इयोन को देखा, ठीक है, इयोन को देखा, महाकल्प। इयोन के बाद आपने एरा को देखा। सबसे बड़ा टाइम फ्रेम कौन था? महाकल्प। उसके बाद क्या आया? कल्प। ये इयोन कितने थे? 2। एरा कितने थे? 4। और फिर आया आपका इपोक। इपोक कितने थे? ये भी 4। इपोक मतलब क्या होता है? युग। और युग के बाद आएगा पीरियड। तो जो पीरियड्स आएंगे उनको कहा जाएगा शक। हिंदी में कहते हैं शक, इंग्लिश में पीरियड। तो पीरियड ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धरती पे जो परिवर्तन आए वो सब के सब पीरियड के थ्रू ही एक्सप्लेन किए जाते हैं। और जो टोटल पीरियड है, टोटल कंप्लीटली टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स जो हैं वो हैं 15, 16 है, 16 पीरियड है। और 16 पीरियड को यदि आपने समझ लिया तो इजीली आपको पूरा का पूरा सिस्टम याद हो जाएगा। ठीक है, 16 पीरियड हैं टोटल। कौन कौन पीरियड हैं देख लीजिए। 16 16 पीरियड कौन कौन है? सबसे पहला शुरुआती पीरियड को कहा जाता है प्री कैम्ब्रियन पीरियड। प्री कैम्ब्रियन पीरियड कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीरियड, ही इंपॉर्टेंट है। प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है। प्री कैम्ब्रियन के बाद आता है कैम्ब्रियन पीरियड। और जो बच्चा अपने आंसर में इसको लिख सकता है, क्लियर कर सकता है, उसके आंसर्स को एज ए स्टैंडर्ड आंसर देखा जाता है। ये टेक्निकल शब्दावली जीएस वाले बच्चे नहीं लिख पाते। प्री कैम्ब्रियन पीरियड वो पीरियड था जो सबसे बिगिनिंग का पीरियड था। प्री कैम्ब्रियन पीरियड सबसे बिगिनिंग का पीरियड था, जहां से जीवन का माना जाता है कि प्रारंभ हुआ। उसके बाद कैम्ब्रियन पीरियड है। और कैम्ब्रियन के बाद आता है ऑर्डोविशियन। एक बार पहले नाम देख लीजिए, फिर हम आपको इस नाम के पीछे की कहानी बता देंगे। ऑर्डोविशियन पीरियड। ऑर्डोविशियन पीरियड जो है, ऑर्डोविशियन पीरियड के बाद आता है ऑर्डोविशियन शक के बाद आता है सिल्यूरियन पीरियड। सिल्यूरियन पीरियड बहुत आसान है, इन 16 को याद रखना। सिल्यूरियन पीरियड। और सिल्यूरियन के बाद आता है, सिल्यूरियन के बाद डेवोनियन, और डेवोनियन के बाद कार्बोनिफेरस। डेवोनियन, डेवोनियन पीरियड एंड डेवोनियन के बाद कार्बोनिफेरस पीरियड। और कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद आता है, कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद आता है डेवोनियन के बाद कार्बोनिफेरस। और कार्बोनिफेरस के बाद आता है पर्मियन। याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं पर पैंजिया में दरार पड़ा था। यही वो टाइम था, यही वो पीरियड था, पर्मियन पीरियड। पर्मियन पीरियड में पैंजिया में दरार आया था। और ट्रियासिक, ट्राइसिक पीरियड जो था, ट्रियासिक, ठीक है, ट्रियासिक पीरियड था। और ट्रियासिक के बाद आता है जुरासिक। ट्रियासिक के बाद आता है जुरासिक। जुरासिक वो काल था जिस काल में जो धरती पर आपने डायनासोर का जो काल देखा था, डायनासोर पूरी धरती पर राज कर रहे थे, वह जुरासिक काल था। ज्यादा दिन नहीं रहे, क्योंकि जुरासिक काल के बाद
क्रिस्टेशियस आया, और क्रिस्टेशियस के टाइम पे क्या हुआ, इतना वॉल्केनिक इरप्शन हुआ कि आइस एज आ गया। वॉल्केनिक इरप्शन से, उल्का पिंड के गिरने से ज्यादातर जो डायनासोर्स थे उनकी पूरी की पूरी नस्ल खत्म हो गई। तो ये क्रिटेशियस तक बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रिटेशियस इंपॉर्टेंट है, जुरासिक इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिफेरस भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शुरू होता है हिमालय का निर्माण, जिसको कहते हैं इयोसीन। इयोसीन वह पीरियड था जब हिमाद्री बना था, और इयोसीन के बाद आया फिर ओलिगोसीन। और ओलिगोसीन वो पीरियड था, ओलिगोसीन जब हिमाचल बना था। और मायोसीन वो पीरियड था जब शिवालिक बना था। तो इयोसीन के बाद ओलिगोसीन, और ओलिगोसीन के बाद मायोसीन, और मायोसीन के बाद प्लायोसीन। और प्लायोसीन में ही गंगा का मैदान बना था, और गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान ये प्लायोसीन में बना था। प्लायोसीन और प्लिस्टोसीन, इसी टाइम पर गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान विकसित हुआ था, ये प्लिस्टोसीन। और अभी जो चल रहा है, एक और नया युग आ गया है, 17वां युग नहीं है ये भी पीरियड है। और इस पीरियड का नाम है, अभी प्लिस्टोसीन के बाद होलोसीन है, और होलोसीन के बाद आया है मेघालय, मेघालय एज। ठीक है, तो होलोसीन अभी चल रहा था, और होलोसीन के बाद एक नया युग की खोज हुआ है, जिसको मेघालय युग कहते हैं। ये होलोसीन के अंतर्गत है। मेघालय युग जो है होलोसीन के अंतर्गत है। ठीक है, इसीलिए समझना है, और मेघालय युग तक समझना है। ये पृथ्वी का ना पूरा का पूरा जीवन चक्र है। जब से पृथ्वी बनी तब से पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तनों को अलग अलग युगों के नाम से डिफाइन करता है। बच्चा जब हिमालय की उत्पत्ति पढ़ता है तो वहां पढ़ता है हिमालय का निर्माण आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व तृतीयक युग में हुआ, मत्स्य कल्प में हुआ। बच्चा लिखता है वहां पे। जब बच्चा और ऑप्शनल का होता है तो वो भारत का इतिहास पढ़ता है, तो वहां पे लिखता है कि हिमाद्री का निर्माण इयोसीन में हुआ, या फिर हिमाचल का निर्माण ओलिगोसीन और मायोसीन में हुआ, और मायोसीन एंड प्लायोसीन में शिवालिक विकसित हुआ, और प्लिस्टोसीन में आकर के गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और सतलज का मैदान बना। और अभी जो युग चल रहा है ये होलोसीन है, और होलोसीन में भी एक छोटा सा पार्ट ऑफ टाइम मेघालय युग है, जिसकी खोज हाल में हुई। ये जो नाम देख रहे हैं ना, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, पहले से नहीं था ये नाम। ये नाम हाल फिलहाल में जो आधुनिक युग के वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों ने ये नाम दिया। तो कैसे ये नाम वैज्ञानिकों के दिमाग में आया? वैज्ञानिकों के दिमाग में ये नाम आया, अलग अलग स्थानों पर वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह की चट्टानें देखी, और उन चट्टानों का जब रेडियो कार्बन डेटिंग सिस्टम से एज की गणना की और उनकी कंपोजिशन, संरचना, संगठन को देखा, तो वैज्ञानिकों को लगा कि ये जो रॉक है, चट्टानें हैं, इनके निर्माण के समय की स्थिति कुछ और रही होगी। तो निर्माण के समय की विशेषता उस चट्टान की विशेषता के आधार पर तय की गई। कैम्ब्रियन जो नाम आया, इंग्लैंड में वेल्स के पास एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम है कैम्ब्रियन। उस पहाड़ी के चट्टानों को जब देखा गया और उस चट्टानों की गुणवत्ता परखी गई, उनके कंपोजिशन, उनके रेडियो एक्टिव तरीके से उसके एज को देखा गया, तो पता चला कि ये काफी प्राचीन है, जिसमें जीवन के अंश, तो जीवन के कुछ अंश जो माइक्रोबैक्टीरियाज थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उनकी उपस्थिति दिखी, और बहुत नगण्य दिखी, एकदम नाम मात्र का, और थोड़ा पहले के चट्टानों से अलग दिखाई। अब ऐसी चट्टानें जहां भी दुनिया में मिलने लगी, नाम रख दिया गया कि इस युग के चट्टानों का नाम होगा प्री कैम्ब्रियन युग, यानी प्री कैम्ब्रियन शक होगा, ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड होगा। उसी उसके बाद कैम्ब्रियन, यानी कैम्ब्रियन वो पहाड़ी है,
जिस पहाड़ी में मिलने वाले चट्टान और उसके पहले के मिलने वाले चट्टानों में फर्क था, तो उसके पहले के चट्टानों को सबको प्री कैम्ब्रियन कह दिया गया, चाहे वो हैडियन हो या आर्कियन की चट्टानें हो, उन सबको प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें कह दी गई। और जो जिसमें थोड़ा कैम्ब्रियन वाली चट्टानों का गुण था, जिसमें जीवन का कुछ अंश बन गया था हल्का फल्का, उसको नाम दिया गया कैम्ब्रियन। इसी तरह से जो ओर्डोविस है, ओर्डोविस एक जगह एक घाटी का नाम है, ठीक है, ओर्डोविस जो है एक घाटी का नाम है। और ये जो ओर्डोविस घाटी है, ये जर्मनी की घाटी है, शायद जर्मनी जर्मनी की एक जगह का नाम है ओर्डोविस। हम आपको बता देंगे कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट नाम है आया कहां से। उसी तरह से सिलूरियन है। इंग्लैंड में ज्यादातर नाम इंग्लैंड से लिए गए, क्योंकि शुरुआती तौर पर जो स्टडी किया गया इंग्लैंड से किया गया, तो ज्यादातर नाम, ऑर्डोविशियन भी शायद इंग्लैंड से ही जुड़ा है, इंग्लैंड के ही किसी पहाड़ी या चट्टान का एक नाम है ऑर्डोविस। इसी तरह सिलूरियन है, इसी तरह डेवोनियन है। ये सारे टर्मिनोलॉजी पार्टिकुलर जहां से उस चट्टान सबसे पहले मिला और फिर उस चट्टान को आइडेंटिफाई करके दुनिया के बारे में पता चला, उसके आधार पर उस युग का नाम दे दिया गया। इंपॉर्टेंट कौन है? ये सब नहीं है। तो कौन इंपॉर्टेंट है? पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस वह युग था जिसमें पहली बार वनस्पतियों का प्रमाण मिलता है, पहली बार कोयले के निर्माण का प्रमाण मिलता है इस युग की चट्टानों में। कार्बोनिफेरस युग की चट्टानों में कोयला निर्माण का प्रमाण मिलता है, यानी इस युग तक वनस्पतियां निर्मित हो चुकी थी और वो ज्वालामुखी के नीचे दब के, मैग्मा के नीचे दब के दहन के कारण, अर्ध दहन के कारण कोयले में बदल रही थी। पर्मियन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये वही पीरियड था जबकि पैंजिया में दरारें पड़ना शुरू हुई थी। ट्राइसिक वो पीरियड था जब धरती पर धीरे धीरे कौन फैलना शुरू हुआ था? कौन? डायनासोर। जुरासिक वो काल था जब पूरी धरती पर डायनासोर का पूरा आतंक था, डायनासोर का कब्जा था। क्रिस्टेशियस वह काल था जिसमें सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फटे, उल्का पिंड गिरा धरती पर, चंद्रमा के आकर्षण से या फिर अन्य कारणों से, जो क्षुद्र ग्रहों से खींचे चले जाते हैं, मैग्मा के आकर्षण, मंगल के आकर्षण से, मंगल ग्रह और चंद्रमा के आकर्षण से क्षुद्र ग्रहों का जो हिस्सा आकर्षित होकर धरती पर आता रहा है, उसके कारण, उस उल्का पिंड के गिरने के कारण ही धरती पर ज्वालामुखी का भी उद्गार हुआ। उस टाइम पे बहुत ज्यादा ज्वालामुखी फटे और उसी से नष्ट हो गए सबके सब डायनासोर्स। उसके बाद लंबे समय तक आइस एज भी रहा, जिसके कारण भी डायनासोर खत्म हो गए। फिर इयोसीन रहा, ये बहुत ज्यादा प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट का काल था। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप टकरा गया था यूरेशिया से आके, तो यहाँ से हिमालय का ओरिजिन हुआ। तो ये युग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिमाद्री बना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायनासोर का खात्मा हुआ। जूरा नाम का माउंटेन फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे है। उसी माउंटेन में जो चट्टानें मिली उसमें जीवाश्म बहुत ज्यादा मिले डायनासोर्स के। तो डायनासोर्स के जीवाश्म का जो युग था, उस युग को जुरासिक युग कह दिया गया। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन ये शिवालिक और हिमाचल के निर्माण का काल है। प्लेस्टोसीन फेमस है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के निर्माण से संबंधित। तो एक तरफ हम दुनिया में घटने वाले ज्योग्राफिकल इवेंट्स के आधार पर, ज्योग्राफिकल घटनाओं के आधार पर इन युगों का मूल्यांकन कर सकते हैं, इन युगों को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ कोयला बनने, ज्वालामुखी, ये सॉरी, डायनासोर रिलेटेड इशू, पेंजिया का विखंडन, हिमालय तो देख लिया। जीवन के आधार पे भी इसको बांटा जाता है कि किस एज में कहां पर किस तरह के जीव पनपे। जैसे प्री कैम्ब्रियन में माना जाता है कि इस काल में जीवन बना नहीं था, लेकिन वनस्पतियां कुछ कुछ जगहों पर उद्भव हो गई थी, वनस्पतियों का उद्भव हो चुका था और घास की उत्पत्ति हो चुकी थी। सागर में रीढ़ विहीन जीव आ गए थे प्री कैम्ब्रियन में। और कैम्ब्रियन में आते आते जमीन पर मिलने वाले, धरातल पर मिलने वाले रीढ़ वाले जीव का उद्भव हो गया था। 1000 से ज्यादा प्रजातियां थी, वनस्पतियों का भी उद्भव हो चुका था। ओर्डोविशियन आते आते, रीढ़ वाले जीव तो विकसित थे ही, लेकिन सारे जीव समुद्र में थे अभी तक। ओडियोविशियन तक सारे जीव समुद्र में विकसित हो रहे थे। सिलूरियन वो युग था जब पहली बार धरती पर जीवन आया, जो स्थल खंड है वहां जीव उपलब्ध हो पाए, जीव बन पाए। समुद्र में भी प्रवाल विकसित हुआ, सागर में रीढ़ की हड्डी वाले जीव की संख्या बढ़ी और इसके साथ साथ
अलग अलग क्षेत्रों में। स्थल पर पहली बार पौधा जन्मा सिल्यूरियन में। स्थल पर जीव विहीन था पहले, पहले समुद्र में जीवन, वनस्पति और जंतु और रीढ़ वाले जंतु विकसित हुए, तब स्थल पर जीव जंतु आया सिल्यूरियन में। और डेवोनियन तक आते आते उभयचर विकसित हो गए, और वनस्पतियों के साथ साथ अब स्थल पर उभयचर भी रेंगने लगे, और स्पाइडर, मकरा, माइट, छोटे छोटे जीव, पंखहीन कीड़े, ये सब जमीन पर मिलने लगे। छोटी छोटी झाड़ियां, बड़े बड़े वृक्ष मिलने लगे। कार्बोनिफेरस तक आते आते वनस्पतियां छा गई जमीन पर, और जब वनस्पतियां बहुत ज्यादा हो गई तो इनमें से कुछ वनस्पतियां भूमि में हलचल होने के कारण दबी, तो कोयले का निर्माण होने लगा। फिर पर्मियन एज आया, जब पेंजिया में दरारें पड़ने लगी, और जब पेंजिया में दरारें पड़ने लगी तो फिर भूगर्भीय हलचल बढ़ने के कारण स्थलीय जीवों की भी संख्या बढ़ चुकी थी उस समय तक, तो स्थलीय जीव बढ़ने लगे। जैसे दक्षिण अमेरिका में जो जीव हैं वो अफ्रीका में भी जीव हैं, क्योंकि ये वो पहले साथ रह रहे थे, बट गया पेंजिया में। तो पर्मियन वो एज था जब जीव पूरे धरती पर छा चुके थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जीव, स्थल पर भी और समुद्र में भी, और पेंजिया में दरारें पड़ी थी। ट्राइसिक में पेंजिया तो टूट चुका था, और पेंजिया के अलग अलग टुकड़े अलग अलग क्षेत्रों में गतिशील थे, और धरती पर रेंगने वाले बड़े बड़े विशालकाय जीव विकसित हुए थे। अब यही रेंगने वाले जीव उस काल में और विकसित होकर के जुरासिक काल में डायनासोर जैसे जीवों का उदय देखा गया। उड़ने वाली बड़ी बड़ी विशालकाय पक्षियों को देखा गया, जिसको कहते हो आप आर्कियो, आर्कियो एक नाम दिया जाता है ना उड़ने वाली पक्षी, आर्कियोपेट्रिक्स बोलते हैं उसको। तो लगभग 35 टन भारी रेप्टाइल्स के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो बहुत तरीके के, बहुत विस्तृत क्षेत्र में जीवों की उत्पत्ति हुई। फिर क्रिटेशियस आया और भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ धरातल पर, बहुत ज्यादा दरारें पड़ी अलग अलग क्षेत्रों में, उल्कापात भी बहुत हुआ। इससे रेंगने वाले जीव सबके सब नष्ट हो गए, खत्म हो गए। खास करके डायनासोर का खात्मा क्रिटेशियस युग में हो गया, और इयोसीन तक आते आते बहुत सारा भूखंड जमीन के नीचे धस गया, नए भूखंडों का निर्माण हुआ, हिमालय की उत्पत्ति हुई, आल्पस की उत्पत्ति हुई, हिंद महासागर की उत्पत्ति हुई, अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति, ये सब इयोसीन में होना शुरू हुआ। और ओलिगोसीन में और विकास हुआ, और भी ज्यादा विभाजन हुआ, पेंजिया के क्षेत्र अलग अलग दिशाओं में पहुंचे। मायोसीन तक आते आते जो स्थिति थी, अभी वर्तमान स्थिति जो कॉन्टिनेंट्स की है, वो पूरी तरह से विकसित हो गई। और प्लायोसीन, प्लेस्टोसीन और जो होलोसीन है, वो अभी वर्तमान समय को कहते हैं होलोसीन। तो हमने एक समराइज वर्जन में आपको बताया, और इसी जो चैनल है अपना ना, जियो फॉर सिविल सर्विसेज, उस पर एक बार पहले भी हम पूरे अच्छे से पढ़ा चुके हैं। हम उस वीडियो को ढूंढ करके उसका लिंक भी आपको ग्रुप में दे देंगे, तो आप देखेंगे कि एक नए तरीके से वहां मैंने और डिटेल में पढ़ा रखा है। तो ये दोनों ही चीजें हमने आपको डिस्कस किया। अब आगे हम आपसे कल की क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास जानबूझ करके एक तो टाइम चेंज किया था, तो इसलिए आपसे मिलना जरूरी था। हमने ये टाइम इसलिए किया क्योंकि सुबह थोड़ी समस्या हो जा रही थी मेरे साथ उठते के साथ, ठीक है, तो प्रॉब्लम था, और रात में देर रात तक पढ़ना पड़ रहा है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रात में ही ज्यादा रात रात भर लिखते हैं, तो सुबह सोए रह जा रहे थे, इसलिए क्लास नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमने रात में आपकी क्लास की है। जी प्रीति, कुछ कहना चाहती हैं आप? सर, जो 4 कल्प थे वो महाकल्प के 4 पार्ट थे या आर्कियन के 4 पार्ट थे? तेरा कल्प जी, कल्प जो था जी महाकल्प का ही एक भाग था। जैसे जी महाकल्प जो है, देखिए महाकल्प को मैंने 2 भागों में बांटा। मैं आपको ना इसका वीडियो लिंक देता हूँ, वो और इससे बेहतर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। ठीक है, ये तो मैंने समराइज वर्जन दिया आपको। महाकल्प में से एक तो हैडियन था। हैडियन जो है उसको माना जाता है कि वो बिल्कुल बिगिनिंग था उसका, वो बहुत लंबा चला जब पृथ्वी स्थिर हो रही थी, मतलब नॉर्मलाइज हो रही थी अर्थ। और उसके बाद फिर आया, हैडियन के बाद आया आर्कियन। ठीक है, तो वो जो आर्कियन आया, एक एवन है वो, उसका ही ये डिवाइडेशन था एरा का, जो चारों एरा था, कल्प था। सर, इयोन का 4 पार्ट था? हाँ, इयोन का 4 पार्ट था। जी ठीक है। पीटी के लिए मैं बना रहा हूँ मटेरियल, आप सबको मटेरियल अवेलेबल कराएंगे।
100 पेज का, उसी को लिखने में मैं रात में पूरा रात लग जाता है। तो अभी मॉर्निंग की क्लास इसलिए मैंने नाइट कर दी। कुछ बच्चों को हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन थोड़ा रिकॉर्डिंग हम अवेलेबल करा रहे हैं, इसलिए वहाँ से आप काम कर सकते हैं। और जो रात में फ्री हैं 10 से 11 तक फ्री होते हैं जो, वो आराम से इस क्लास में शामिल हो सकते हैं। तो आज की क्लास थोड़ी छोटी है, ज़्यादा मैंने टाइम नहीं लिया आज आपका। कल हम आपको कंप्लीट क्लास के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।